जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम लोग चालू कर रहे हैं पुनः ठोस अवस्था का अगला वीडियो, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आपकी जो संकुलन क्षमता पढ़ाई जा रही थी, जिसको हम लोग क्या एक पढ़ चुके थे, आद्य एकक कोशिका की संकुलन क्षमता। आज दूसरी संकुलन क्षमता पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमारे पास रहेगा कह सकते हैं आप फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका। फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका होती क्या है? इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका के बारे में, जिसमें अवयवी कण जो होते हैं वो क्या होते हैं, घन का जो कोना है, कोनों पे तो अवयवी कण हो ही, उसके साथ साथ जो होते हैं अगर हमारे पास क्या अवयवी कण प्रत्येक फलकों के केंद्र पर होते हैं, इस प्रकार से आपका जो बनने वाली एकक कोशिका होती है उसको हम लोग कहते हैं फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका। फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका। आइए देखते हैं, हम बात कर रहे हैं इस समय फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका की। फलक केंद्रित, ठीक है, फलक केंद्रित है घनीय एकक कोशिका। फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका, ठीक है प्यारे बच्चों। ये फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका है क्या, तो आपको ये बता दे रहे हैं कि आपका जो भी आपका एकक कोशिका है, अगर हमारे पास अवयवी कण कहाँ पर है, प्रत्येक फलक, मान लीजिए हमारे पास ये सिंपल क्यूब बना रहे हैं, बनाने का भी तरीका भी पुराना है। ये आप क्यूब बनाएंगे और क्यूब बनाने के बाद आपको मिलना क्या है, ये जो क्यूब है उसके फलकों के केंद्र पर भी हमको क्या करना, कुछ कणों को रखना है। नाम जैसा कि आपको पता चल रहा है कि लिखा हुआ फलक केंद्र, तो इसमें दो प्रकार के कण होंगे। कुछ कण तो ऐसे हैं जो कोनों पर पाए जा रहे हैं, ऐसे बिल्कुल ये कोनों पर है, तो ये सिंपल क्यूबिक में भी पाए जाते थे। जो आद्य एकक कोशिका होती थी उसमें भी यही पाया जाता था कि आपके पास क्या अवयवी कण जो होते थे वो ऐसे कोनों पर पाए जाते थे, प्रत्येक घन के कोनों पर। और यहां पर आपके पास अगर देखा जाए तो कुछ कण ऐसे हैं जो क्या है, इन फलकों पे, जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो घन होता है उसमें कुल कोनों की संख्या अगर देखी जाए तो 8 कोने होंगे, और फलकों को अगर देखा जाए तो आपके पास फलक 1 2 3 और एक 4, ये चारों किनारों से तो हुए फलक, एक आगे है और एक पीछे, इस प्रकार से कुल 6 फलक हैं। और प्रत्येक फलकों के भी क्या होगा, केंद्र पर एक कण। यहाँ भी आपके पास क्या केंद्र है, इधर भी फलक है, दूसरा कण हो गया, ये तीसरा फलक है इसके केंद्र पर, और ये चौथा फलक, यहाँ पर आपके पास 4 केंद्र ऐसे दिखाई पड़ रहे। दो कहां पर है, एक तो आपको ये आगे वाला फलक दिखाई पड़ा जिसका केंद्र आपको अगर देखा है तो लगभग आपके पास क्या यहाँ तक आ रहा होगा, बिल्कुल आपके पास क्या है, इसका केंद्र आपको यहाँ पे लगभग मिल रहा होगा। ये जो फलक मिल रहा है आगे वाला, इसका केंद्र आपको ये मिलेगा, और एक फलक और आपको दिखाई पड़ेगा जो पीछे है, बिल्कुल इसका भी आपको केंद्र लगभग इस तरह से यहाँ पे मिलेगा। तो ये इस प्रकार की जो संरचना होती है वो कहलाती है आपकी FCC, फेस सेंटर क्यूबिक। इसको हम लोग CCP भी कहते हैं, क्लोज सेंटर पैकिंग भी कहते हैं, CCP भी कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे आज इसमें संकुलन क्षमता कैसे ज्ञात की जाती है। तो सबसे पहले बात आती है, अगर हम लोग इस एकक कोशिका के बारे में बात करें तो इसमें अवयवी कणों की संख्या को देख लेते हैं। हमारे पास अवयवी कण आखिर इसमें कितने उपस्थित होंगे। तो हमने आपको बताया था जो फलक के जो आपके पास कोनों पर पाए जाने वाले जो कण होते हैं उनकी जो पार्टिसिपेशन है, जो इसमें भाग लेने की जो क्षमता है, भाग जितना भाग ये घेर रहे इसमें ऑक्युपाई कर रही है, जितना भाग इसमें घेर रहे हैं उनकी जो मात्रा होती थी वो बताई गई थी 1/8। ठीक है, कोनों पे जो कण होते हैं वो किसी घन के अंदर कितना भाग घेरते हैं, कितना स्थान ग्रहण करते हैं, वो होता है 1/8 के बराबर होता है। और जो फलकों वाले होते हैं कण, वो क्या होता है, अगर किसी भी फलक पर कोई बॉल हो या गेंद हो या फिर क्या पास कोई भी कण हो तो वो क्या करता है, बेसिकली 1/2 भाग घेरता है। वहां पर एक भाग आपका मान लीजिए बॉल है, बोर्ड पे एक बॉल लगी हुई है, तो बॉल क्या होगा आपके पास ऐसे अगर डाउनवर्ड हो, आधा बॉल जो होगा आपके पास क्या इस बोर्ड से ऊपर दिखाई पड़ेगा और आधा बॉल आपको अंदर की तरफ होगा। तो घेरा कितना आपके पास 1/2 भाग हमको यहाँ पे दिखाई पड़ा। इस कमरे में बेसिकली आपको 1/2 भाग इसका इस फलक पर रखा हुआ कण दिखाई पड़ा, तो वही 1/2 भाग। तो देखते हैं हमारे पास सबसे पहले बात आती है कणों की संख्या में। अगर हम इसकी संकुलन क्षमता के बारे में बात करें, संकुलन क्षमता के लिए, तो सबसे पहले कणों को देख लेते हैं। तो कणों की संख्या क्या होगी भाई,
कणों की संख्या अगर देखी जाए तो कणों की संख्या हमारे पास क्या होगा, बराबर होगा क्या, घन के कोनों पर, अगर घन के कोनों पर बात करें तो घन के कोनों पर है कितने, कुल 1/8 है, बिल्कुल आप ले सकते हैं, बराबर हो गया आपके पास 1/8 गुणे 8, अर्थात एक कण का क्षेत्रफल लगभग होगा आपका ये घेरा जाएगा। और दूसरा कहां है, प्रत्येक फलकों के केंद्र पर, तो यहां पे ले सकते हैं प्रत्येक फलकों के केंद्र पर, फलकों के केंद्र पर। अब फलकों के केंद्र पर की अगर हम बारे में बात करते हैं तो क्या होता है, उसका कितना भाग घेरता है, वो 1/2 भाग घेरता है, और कुल फलकों की संख्या 6, अर्थात कुल कणों की संख्या पे आपको 3 मिलेगी। तो कुल कणों की संख्या अगर देखी जाए तो आपको 4 कण यहाँ पे प्राप्त होगा, अर्थात इसके लिए हमारे पास जो होता है एफसीसी जो होती है या सीसीपी होती है, उसके लिए जो जेड का मान होता है वो हमेशा हम लोग क्या लिखते हैं, 4 लिखते हैं। 4 क्यों लिखा गया है, क्योंकि इसमें जो घन के कोनों पर पाए जाने वाले कण हैं उनका पार्टिसिपेशन जो आपके पास 1/8 है, जो फलकों के केंद्र पर पाया जाना है उसका 1/2 गुणे 6 भाग में 6 फलक है, इस तरह से। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अगर इसमें हम लोग देखें किसी एक फलक को हम लेके चले, मान लो यहाँ पास हमने किसी एक फलक को ले लिया, आप इस फलक को ले चलो, हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं इस फलक को लेकर के हम चल रहे, मान लो यहाँ पास क्या ये फलक है, ये फलक आपका है, इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल लेके चलेंगे आपका कैसे। तो ये फलकों वाले जो आपके पास कण होते हैं, अगर फलकों पर कण उपस्थित होते हैं तो ये कण क्या होते हैं, कोनों के कणों को इस प्रकार से स्पर्श करते हैं, बिल्कुल ये मान के चलिए जो कण है वो एक दूसरे को स्पर्श कर। अब इसकी अगर हम लोग देखें संरचना बनाए तो कुछ इस प्रकार की संरचना बनेगी, ये कण हो गया, ये दूसरा कण हो गया और ये तीसरा कण हो गया, ये तीनों कण एक दूसरे को ऐसे केंद्र से मिलाते हुए जा रहे हैं, ये तीनों कण ऐसे मिले, बिल्कुल ए बी और ये सी है, ए बी और ये सी। तो इस प्रकार से आपका एक त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है जिसको हम लोग लिख भी सकते हैं आपके पास क्या, आप किसी को मान लो चलो ए बी और ये सी है, एक त्रिभुज बन करके आ रहा है। ये इतना त्रिभुज अगर हमारे पास यहाँ पर है तो हम इसको क्या पढ़ सकते हैं, अगर देखा है तो आपके पास इस प्रकार से समकोण है, तो समकोण पे क्या होता है आपके पास, यहाँ पे लगाते हैं त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, त्रिभुज है ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा भाई, बिल्कुल AC स्क्वायर, देख सकते हैं आपके पास क्या AC स्क्वायर बराबर होगा आपके पास क्या AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर आधार का वर्ग। तो हमने आपको बताया था आपके पास क्या ये जो फलक है आपके पास क्या, ये भुजा A होगी, भुजा AB ये होगी, ये क्या होगा आपके पास A स्क्वायर हो जाएगा, ये होगा आपके पास A स्क्वायर प्लस आपके पास A स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा 2A स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर आपके पास आ रहा है AC स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर, AC बराबर जो होगा आपके पास आएगा अंडर रूट, ठीक है 2 और क्या A स्क्वायर में है A बाहर आ जाएगा, A और रूट 2 बचेगा, AC बराबर आपके पास हो रहा है A रूट 2। एक चीज और ध्यान देंगे, जब ये कण एक दूसरे को स्पर्श कर रहे होंगे तो स्वाभाविक सी बात आपको लग रहा होगा यहाँ पे भी आपके पास ये यहाँ से लेकर इसके परिधि अर्थात केंद्र से लेकर के परिधि तक की जो दूरी है वो त्रिज्या कहलाती है। यहाँ भी आपको त्रिज्या मिल रही होगी, ये भी आपकी त्रिज्या एक है, एक त्रिज्या ये है और इस बार इसका भी एक त्रिज्या बन रहा है नहीं, तो इस प्रकार से कुल 4 त्रिज्या बन रही है। तो हम लोग इसको और क्या लिख सकते हैं, ठीक है नेक्स्ट पोजीशन में हम लोग लिख सकते हैं क्या, AC बराबर एक चीज और देखने को मिले, AC इज इक्वल टू आ रहा है 4R, बिल्कुल 1 2 3 और 4, AC इज इक्वल टू 4R। अगर हम इन दोनों समीकरणों की तुलना करें, आपके पास ये समीकरण 1 है और ये आपका समीकरण अगर 2 है तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग क्या, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर क्या हो रहा भाई वो देखें,
जब इनकी तुलना की जाएगी तो हमारे पास आएगा क्या, वो यहां पे लिखा जा रहा है 4r, बिल्कुल 4r इज इक्वल टू होगा आपके पास क्या, a और √2। 4r इज इक्वल टू आपके पास a√2r। r बराबर क्या हो जाएगा भाई, r बराबर हो जाएगा a√2 और बाई 4। r बराबर हमारे पास आ रहा है इस तरह से, किसके लिए, अगर हम देखें तो r बराबर a√2 बाई 4 आता है, किसके लिए होता है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यह किसके लिए है, ये फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका जो होती है उसमें r और a में ये संबंध होता है, अर्थात उसकी त्रिज्या में, जो गोले की त्रिज्या होती है और उसकी जो भुजा होती है उसमें संबंध क्या होता है, r जो होता है उसके a√2/4 के बराबर होता है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे सॉल्व होते हैं कि भाई आपके पास क्या ये है, आपके पास त्रिज्या इतनी दे दी गई, उसकी भुजा की लंबाई क्या है, या फिर इसकी भैया क्या किसी घन का आपके पास क्या कोई सोडियम धातु है या फिर कोई धातु है आपके पास, उसकी पैकिंग FCC के रूप में है, उसके कोर की लंबाई a है और इसका मान इतना दे दिया गया तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। तो हम लोग ऐसे बहुत सारे समीकरण यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। अभी कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे यहाँ पे। चलिए बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, आगे देखते हैं संकुलन क्षमता की बात आती है। तो संकुलन क्षमता में हमने आपको पहले ही बताया था संकुलन क्षमता क्या होती थी, नोट करेंगे, आपको याद होगा। चलिए बोलिए यहाँ पे संकुलन क्षमता क्या होती है, संकुलन क्षमता क्या होती है भाई, संकुलन क्षमता बराबर होता है अवयवी गोलों का आयतन अवयवी गोलों का आयतन बटे होता है आपके पास क्या, घन का आयतन। तो ध्यान देंगे बच्चों, अवयवी गोलों का आयतन, कितने गोले हैं यहाँ पे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जेड आपको बता दिया, जेड बराबर कितना है, 4। तो अवयवी गोलों का आयतन अर्थात होगा 4 गोले का आयतन, ठीक है। एक गोले का आयतन जो होता है वो क्या होता है 4/3 और क्या पाई r क्यूब, और कितने गोले हैं, कुल 4 गोले हैं तो आपके पास 4 हो जाएगा, बटे कितना होने वाला है, घन का आयतन क्या होता है, a क्यूब होता है। अगर हम लोग यहाँ पे लिखे कि आपका भैया यहाँ पे r है, तो r का मान अगर रखें तो इस समीकरण में मान हमारे पास ये समीकरण a है, ठीक है, ये आपके पास क्या है संकुलन क्षमता आ रही, समीकरण a है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आपके पास क्या समीकरण a में r का मान रखने पर अब क्या मान आ रहा है आपके पास, रख रहे हैं r का मान आपको बता दिया गया a√2/4। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 4 गुणे 4/3 गुणे 22/7 गुणे, और आपके पास आ रहा है क्या, आपके पास पाई का मान हो चुका है, r का मान क्या होगा भाई, r यहाँ पर है, r क्यूब करना है, r क्यूब मतलब हो गया क्या, इसका पूरे का क्यूब, किसका भाई, a√2/4 का क्या करना है आपको, क्यूब करना है। तो a का जब क्यूब करेंगे तो क्या होगा आपके पास, a और इंटू a, अर्थात क्या होगा आपके पास a क्यूब हो गया। √2 का ऐसे करेंगे तो √2 है, ठीक है, √2 है, मल्टीप्लाइड बाय आपके पास √2, फिर मल्टीप्लाई बाय आपका √2 बराबर कितना हो गया। तो देखिए ये आपके पास क्या √2 और √2 आपके पास क्या होगा, ये 2 हो गया और ये √2, अर्थात क्या 2√2 हो जाएगा। 4 का क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 बराबर क्या होगा आपका 64। इस प्रकार से हमारे पास क्या लिखना है, पे मान आ जाएगा आपके पास क्या, बिल्कुल देखिए यहाँ पे a क्यूब होगा 2√2/64, तो यहाँ पे होगा आपके पास क्या a क्यूब और 2√2 अपान हो रहा है आपके पास 64, और टोटल के बटे हमारे पास आ रहा है कितना, a क्यूब। तो ध्यान ये रखिए आपके पास, इसको काटना है, क्या बनेगा a क्यूब से कट गया, देखिए 4 है, 16 चौके 64 हो गया, फिर 4 है, 4 चौके 16 हो गया, फिर आपके पास 4 आ रहा है, तो ध्यान यहाँ पे 2 दूनी 4 है, फिर आपके पास 2 कटेगा 11, तो 11 है करड़ी में 2, 11 करड़ी में 2 बटे 21। यहाँ पे ध्यान देते आपके पास आ रहा है क्या, 11 करड़ी में 2 और बटे हो रहा है आपके पास क्या 21।
इस प्रकार से इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आया था थोड़ी देर पहले हम लोग क्या 11/21 का निकाल चुके थे, 58% अब लगभग आया था, 0.58 आ रहा है। यहाँ पे अगर देखा है इसका गुणा करते हैं तो आपके पास क्या आता है, हो जाता है 0.74। मान निकालेंगे आपके पास, भाग भी दे सकते हैं, भाग देकर भी निकालेंगे तो ये आ रहा है 0.74। आती प्रतिशत संकुलन क्षमता, प्रतिशत संकुलन क्षमता। प्रतिशत संकुलन क्षमता के जब बारे में बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.74 मल्टीप्लाइड बाय 100 बराबर हो जाएगा 74%। रिक्त स्थान, रिक्त स्थान बराबर कितना हो जाएगा, 100 माइनस 74 इज इक्वल टू हो जाएगा पास क्या, 26%। 6 4 10 7 2 9 10, बिल्कुल यहाँ पे क्या 26% आपके पास क्या होगा, रिक्त स्थान। तो ये ध्यान रखिए बच्चों कि आपके पास जो सबसे घनागर संकुल अगर कोई देखा जाए, या फिर क्या सबसे घनागर कोई क्यूब होता है, या फिर क्या कोई क्रिस्टल होता है, तो वो तो आपके पास क्या एफसीसी होती, फेस सेंटर क्यूबिक होती है। फेस सेंटर क्यूबिक में जो संकुलन क्षमता होती है वो 74% होती है। और इसलिए जो रिक्त स्थान पाया जाता है अर्थात बहुत कम, मतलब क्या इसमें अंतराकाशीय रिक्त स्थान जो होता है वो बहुत कम होता है, केवल 26% पाया जाता है। तो इसकी डेंसिटी जो होती है सबसे ज्यादा होती है। अगला वीडियो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन हैं। तब तक के लिए थैंक यू।